नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र सिंह गुर्जर हमारे जयपुर स्थित स्टूडियो से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हमारे बीच में एक बहुत ही जानी मानी हस्ती शख्सियत मौजूद है, मिस्टर NK यादव, जो कि भूगोल विषय विशेषज्ञ के नाम से जाने जाते हैं और पूरे अलवर में इनका नाम है। बच्चों का विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित हो रही है उनमें मार्गदर्शन करते आए हैं और आप भूगोल विषय विशेषज्ञ हैं। तो नरेश जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। आज नरेश जी, हमने आपको इसलिए बुलाया है कि हम चाहते हैं कि अभी आगामी 27-28 फरवरी को जो रीट का एग्ज़ाम आयोजित होने जा रहा है उसमें बहुत बड़ी संख्या में जो प्रतियोगी विद्यार्थी हैं वो बैठने जा रहे हैं। तो उनके विभिन्न प्रकार की एक जिज्ञासाएं हैं, तो उनके संदर्भ में हमने आपको यहाँ पे हमारे स्टूडियो में इनवाइट किया है ताकि आपके माध्यम से हम उनकी विभिन्न प्रकार की जो जिज्ञासाएं हैं उनका समाधान पा सकें। तो नरेश जी, मैं सबसे पहले तो आपका समस्त विद्यार्थियों की तरफ से और स्टूडियो परिवार की तरफ से स्वागत करता हूं। और अब मैं टॉपिक पे आता हूं कि जो बच्चे हैं रीट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आप क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे कि वो रीट की तैयारी कैसे करें? एक बार थोड़ा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद नरेंद्र जी। और सबसे पहले सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। साथियों, चूँकि रीट प्रतियोगिता परीक्षा 2025 एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता परीक्षा है और बालक जब शिक्षक बनने की एक लक्ष्य निर्धारित कर लेता है तो उस संदर्भ में सबसे पहले उसको पात्रता परीक्षा पास करनी होती है। साथियों, उसी क्रम में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा रीट प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 27 और 28 फरवरी को किया जा रहा है। 27 फरवरी और 28 फरवरी दो ये तारीख रीट लेवल 1 एक पारी में पेपर का आयोजन होगा और रीट लेवल 2 ये दो पारी में पेपर आयोजन होगा। इट मीन्स ये है कि जो रीट लेवल 2 है उसमें दो पेपर होंगे, कुछ बच्चों का एक पारी में और फिर कुछ बच्चों का दूसरी पारी में। जबकि रीट लेवल 1 यानी जो BSTC प्रथम लेवल वाले हैं उनका एक ही पेपर आयोजित होगा, अर्थात यह परीक्षा एक ही पारी में आयोजित कराई जाएगी। नरेंद्र जी, चूंकि आपने हमें आमंत्रित किया है और चूंकि बच्चों के आपके पास प्रश्न बहुत होंगे, एक एक प्रश्न को हम सुनेंगे भी और उनका कोशिश करेंगे बच्चों का निराकरण करने की, ताकि बच्चों को लाभ मिल सके। रीट प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सबसे पहले दो बिंदु स्पष्ट होने चाहिए। आपका जो सिलेबस है वो प्रत्येक बच्चे को पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है मेरा। मैंने देखा है अक्सर बच्चा पढ़ता है लेकिन उसको सिलेबस का पता नहीं रहता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं ये क्लियर कर दूं कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो आधार होगा, पेपर का बेस होगा, वो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकें होंगी जो हमारी कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8 इट मीन्स NCERT जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पेपर डिजाइन होगा। बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा एक सिंप्लीफाई पेपर होगा और एक बेस जो होगा चूंकि उसमें साफ स्पष्ट लिखा है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकें होंगी। जी सर। एक जो मोटा प्रश्न प्रतियोगी परीक्षार्थियों की तरफ से जो आता है वो ये आता है कि L1 हो चाहे L2 हो, इसमें शिक्षण विधियों वाला जो पोर्शन है वो काफ़ी मार्क्स इम्पोर्टेंस रखता है वो। तो कृपया एक बार थोड़ा मार्गदर्शन करें कि जो शिक्षण विधियों वाला पोर्शन है उसमें बच्चे क्या क्या सावधानियां बरतें और वो किस प्रकार से अधिकतम अंक प्राप्त कर सके। तो इसके संदर्भ में थोड़ा मार्गदर्शन करें। जी सर, देखिए टीचिंग मेथड्स का जहाँ तक इशू है, सबसे ज़्यादा रोल और अहम भूमिका होती है टीचिंग मेथड की, क्योंकि बिकॉज जो बच्चा फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज रखता है उन दोनों में ही 10-10 मार्क्स यानी 10-10 मार्क्स का जो पोर्शन होता है वो टीचिंग मेथड का होता है। इसके इतर सब्जेक्ट जो होता है उसके अंदर भी 20 मार्क्स का, इट मीन्स रीट लेवल 1 और लेवल 2 इस दो में जो सब्जेक्ट वाला पोर्शन है उसमें भी टीचिंग मेथड आता है। जैसे सोशल साइंस मैथ के टीचिंग मेथड होते हैं, ऐसे ही साइंस मैथ के मेथड होते हैं और EVS पर्यावरण और मैथमेटिक्स के भी टीचिंग मेथड्स होते हैं। मेथड्स L1 EVS, सोशल साइंस L2। जी, सोशल साइंस L2 में भी 20 मार्क्स का ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड होता है उसके अंदर अपन ये कह सकते हैं एक तरीके से कि जो शिक्षण विधि होती है वो यानी वे ऑफ स्टडी है, यानी ठीक है। वे ऑफ स्टडी का मतलब ये कि बच्चा और टीचर के बीच जो इंटरकनेक्ट होता है उसमें आप किस तरीके से पढ़ा रहे हो। सपोज दैट आपको बच्चे को पृथ्वी पढ़ानी है तो आप सबसे बेस्ट क्या है आपके पास, कोई मॉडल हो सकता है, इट मीन्स आप ग्लोब प्रतिरूप, इट मीन्स अर्थ का सबसे अच्छा प्रतिरूप होता है। तो वहां आपसे वो कहेगा कि भाई
जैसे प्राचीन काल में जो टीचिंग मेथड चलते थे उस क्रम में बच्चे बालक केवल एक सुनने की भूमिका में होते थे। टीचर बोलता था, व्याख्यान विधि, कहानी विधि, ये सब ऐसी विधियां थी जो प्राचीन काल में चलती है। अब चूंकि नए नए नवाचार हो रहे हैं एजुकेशन में, तो नई नई चीजें आ रही हैं और नए नए जो हमारे पास में इक्विपमेंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम स्टडी करा रहे हैं। तो इसमें 3 बातें ध्यान रखनी है। टीचिंग मेथड में मैं क्लियर कर देता हूं, बच्चे बहुत हमसे भी क्वेश्चन करते हैं कि सर टीचिंग मेथड आपके माइंड का कंसेप्ट है, आप किस तरीके से सोच रहे हो। आपको बालक को मृदा पढ़ानी है, आपको बालक को कृषि पढ़ानी है, तो सबसे सिंपलीफाई हो सकता है कि आप बच्चे को प्रायोगिक तौर पर भी या फिर प्रत्यक्ष में दिखा सकते हैं कि ये गेहूं है, ये सरसों है, या फिर ताजमहल किसने बनवाया, तो भ्रमण विधि हो सकती है। आपके सोचने का नजरिया है, प्रैक्टिकल, प्रायोगिक, चर्चा, ये सब आप कैसे करते हैं। कोई एक छोटा बच्चा है वो कहानी के प्रभाव को ज्यादा समझता है, तो आप इसमें ज्यादा घबराए नहीं। आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी खेल विधि किसने दी, कौन सी प्रायोजना विधि किसकी है। ये शिक्षण विधियों से तैयारी के लिए सर कोई अगर आपकी नज़र में, देखिए पुस्तक की जहाँ तक बात करें, इसमें कई लेखक जो हैं वो अपनी एक पुस्तक लिखते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है निजी तौर पर कि आप इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसमें क्वेश्चन होता है ये आपकी सोच पर डिपेंड करता है, बच्चों की सोच पर डिपेंड करता है। और वो एक देखिए, जैसे शैक्षिक सामग्री है, उपकरण है, श्रव्य है, दृश्य है। सपोज दैट आपका जो स्टूडियो है, इससे हम लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, इसमें भी आप देख सकते हो कि यहाँ पर श्रव्य भी है और दृश्य भी है। यानी वो पूछता है कि श्रव्य सामग्री कौन सी है, दृश्य कौन सी है, या फिर आप आईसीटी का प्रयोग कैसे कर रहे हैं, एजुकेशन में आईसीटी का उपयोग क्या है। तो ये जनरल जो बुक आती है उसमें आप पढ़ सकते हैं, पर इसमें कोई निश्चित नहीं है। जैसे आप अगर सब्जेक्ट पढ़ेंगे, भूगोल है, उसमें सौरमंडल, तो उसमें निश्चित है क्वेश्चन, या तो वहां सैटेलाइट से क्वेश्चन आ सकता है या फिर स्टार से क्वेश्चन आ सकता है, तो वहां क्वेश्चन निश्चित है। लेकिन शिक्षण विधि में क्वेश्चन निर्धारित नहीं होता है, यहाँ आपके जो आईक्यू लेवल है उसके ऊपर डिपेंड होता है, इसलिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बेहतर और बेहतरीन होगा। ये कहने का तात्पर्य है कि बच्चा इस पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, वो केवल ये देख ले कि भाई जो ऑप्शन दिए गए हैं, एक सामान्य अध्ययन। अच्छा सर, एक प्रश्न आपसे हमारा ये रहेगा कि अभी हमने सुना है कि 5 ऑप्शन आने वाले हैं, तो जो 5वां ऑप्शन है उसके संबंध में और उसके संदर्भ में आप क्या कहेंगे, और उसके क्या बच्चों को सावधानी रखनी है, क्या करना है, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या क्या रहेगा, इसके बारे में थोड़ा बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन नरेंद्र जी, बहुत अच्छा। और ये मैं इस बार पर कई बार जब मीडिया लिखता है कि अब की बार रीट में 5 ऑप्शन होगा, नेगेटिव मार्किंग, तो मुझे हंसी भी आती है। दरअसल हम बच्चे को भ्रमित ज्यादा करते हैं बजाय उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में। और मैं कहता हूं मीडिया कर्मियों से भी और जो सोशल लोग हैं उनसे भी कहता हूं कि आप पहले तथ्यों का अध्ययन करें, उसके बाद बच्चों को ये लिखें कि 5 ऑप्शन नेगेटिव मार्किंग। देखिए 2 बातें, राजस्थान सरकार परीक्षा कि जो पेपर आउट है उनको रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम करती है। उसमें जी उसमें 5वां ऑप्शन इसलिए दिया है कि अगर आपका कोई सा भी उत्तर नहीं है तो नन ऑफ द अबव, उसमें से आप उसे, ताकि ये डर नहीं रहे कि परीक्षा होने के बाद भी मार्कशीट भरी जा सकती है, इसलिए ये विकल्प लाया गया। पहली बात। दूसरा महत्वपूर्ण विद्यार्थियों, मैं आज सर के स्टूडियो से भी और सब बालकों को और सब विद्यार्थियों को आश्वस्त कर रहा हूं कि रीट में 5वें ऑप्शन का कोई महत्व नहीं है। उसके पीछे कारण है, उसके पीछे कारण यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो प्यारे विद्यार्थियों आप सब 150 यानी ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। आपको कोई प्रश्न छोड़ना नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप छोड़ेंगे, क्योंकि ये पात्रता परीक्षा है, और पात्रता परीक्षा है इसका मतलब यहां नेगेटिव मार्किंग है नहीं, 5वें ऑप्शन की तरफ झांकना भी नहीं है। जब हम प्रश्न छोड़ेंगे ही नहीं तो स्वाभाविक सी बात है हम 1 2 3 4 कोई सा तो करेंगे ABCD। अब कोई सा करेंगे तो 5वें पर तो जाना ही नहीं है। 5वां ऑप्शन तब जाना है जब हम
ब्लैंक छोड़ेंगे, ब्लैंक छोड़ नहीं रहे, नेगेटिव है, नेगेटिव, यस यस यस, नेगेटिव है नहीं, बेटर है कि हमको रिस्क लें किसी। यस सर, बेटर ये है कि हम रिस्क ना लेते हुए, मैं तो कहता हूं आप एक स्केल ले जाइए और स्केल 5वें जब मार्कशीट आप भरते हैं उस समय 5वें ऑप्शन को ढक दीजिए। कई बार क्या होगा गलत, क्योंकि देखिए जल्दबाजी में बच्चा क्या करता है, डी ऑप्शन को 5वें में टेक देता है, इसलिए उस स्केल को ढक लीजिए उससे, 5वें ऑप्शन को उस पर आप जब मार्कशीट भरते हैं तो स्केल से ढक लीजिए ताकि गलती नहीं हो। जैसा कि मैंने कई बार देखा है बच्चा 5वां ऑप्शन भर देता है और मार्कशीट चेंज नहीं की जा सकती, तो सब बालकों से विशेष आग्रह है इस मामले में कि वो केवल 4 ऑप्शन पर ध्यान दें, 5वें ऑप्शन को बिल्कुल दरकिनार करें और उस पर झांकना भी नहीं है, जिससे हमारा कोई काम नहीं, उस पर हम जाए नहीं। ये सीधे तौर पर आप सबको ध्यान रखना है। बहुत अच्छा प्रश्न था ये, और ये नेगेटिव मार्किंग रीट में नहीं है, नहीं है और नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी सर, आपने हमारा ये जो बिंदु था इस पे काफ़ी कन्फ्यूजन था, इसको दूर किया कि अब बच्चों आपके समझ में आ गया होगा कि 5वें ऑप्शन की तरफ अपने को झांकना भी नहीं है, केवल अपने को 1 2 3 4 इन ऑप्शंस में से ही अपना एक ऑप्शन चुनना है। सर आपका धन्यवाद। सर अगला प्रश्न हमारा ये है कि पेपर को, क्योंकि जो टाइम लिमिट है उसके अंदर कैसे हल किया जाए, कैसे स्ट्रेटेजी अपनाई जाए कि क्वेश्चन पेपर छूटे भी नहीं, और क्या क्या सावधानी अपने को बरतनी है उसके बारे में थोड़ा मार्गदर्शन करें। जी जी, देखिए ये मैं इत्तेफाक कहूँ या सर मैं डिस्टर्ब करना चाहूँगा, सबसे पहले कौन सा पोर्शन करें ये भी आप बता दें तो बढ़िया। जी जी, देखिए नरेंद्र जी बहुत अच्छा प्रश्न है, और मुझे याद है राजस्थान सरकार एक तरफ आरपीएससी जब 150 क्वेश्चन का पेपर लेती है तो वहाँ 3 घंटे देती है, दूसरी तरफ राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है जो 150 क्वेश्चन दे रहा है और समय 2.5 घंटे। तो ये जो ड्यूल है ये नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत है, और इसके हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैं बालकों से और विद्यार्थियों से कहूँगा इसको सोशल मीडिया पर इस बात को और डिमांड को आप या तो, क्योंकि देखिए आरपीएससी का जो पेपर का लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है सेकंड ग्रेड में, वहाँ 150 क्वेश्चन पर 3 घंटे का समय होता है, और यहाँ आप देखिए यहाँ पर केवल और 2.5 घंटे का समय आपको मिल रहा है। इट मीन्स ये है कि आपके पास एग्जैक्ट हम ये कह सकते हैं कि 150 क्वेश्चन 150 मिनट, और ये बहुत स्ट्रगल या मैं ये कहूँ बहुत डिफिकल्ट वर्क टास्क होगा कि आप 150 क्वेश्चन को 150 मिनट में करें। और दूसरी बात जो आपका ये प्रश्न है कि बच्चे, मैं अक्सर ये देखता हूँ जब भी कौन से पोर्शन को करें, ये आपका ये बहुत अच्छा प्रश्न है सर। एक्चुअल में क्या है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रीट के अंदर 3 पोर्शन कॉमन देता है। एक आपका साइकोलॉजी मनोविज्ञान 30 क्वेश्चन, एक फर्स्ट लैंग्वेज 30 क्वेश्चन और एक सेकंड लैंग्वेज 30 क्वेश्चन। ये 90 जो क्वेश्चंस होते हैं वो इक्वल होते हैं, बाकी फिर आपका सब्जेक्ट जो होता है वो डिफरेंट होता है। सबसे पहले मैं बालकों से कहना चाहूंगा कि वो पोर्शन करें जो आपका सबसे मजबूत है। साइकोलॉजी को आप सबसे बाद में करें, सबसे बाद में भी नहीं करें तो आप सेकंड राउंड में उसको लें, क्योंकि मुझे पता है आप पेज खोलते ही साइकोलॉजी आती है सर, वो ज्यादा टाइम और वो टाइम कंज्यूम ज्यादा करेगी। और अगर बाय चांस आपने 4 क्वेश्चन हल करते ही 5वां 6ठा क्वेश्चन आपको नहीं आया तो आपका माइंड जो है वो डिप्रेशन में आ जाएगा, और वो सोचेगा कि यार मैं तो अभी कर ही नहीं पा रहा हूँ। बहुत अच्छी बात बताई। इसलिए आप ये निश्चित कर लें कि मेरा अगर संस्कृत बहुत अच्छी है तो मैं संस्कृत पहले करूं, हिंदी अच्छी है तो मैं हिंदी पहले करूं। आई थिंक मुझे लगता है इसमें बच्चे हिंदी लैंग्वेज चुनेंगे, क्योंकि वो बच्चा समझता है कि हिंदी में सबसे पहले वो करें, उसके बाद आप सेकंड लैंग्वेज करें, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, क्योंकि आप हर बालक सब्जेक्ट में मास्टर होता है। हाँ, लेवल 1 वाले विद्यार्थियों से मैं कहना चाहूंगा, लेवल 1 और लेवल 2 में मैथमेटिक्स वालों से, कि मैथ को आप बाद में करें। अगर आपकी कमजोर है मैथ तो पहले साइकोलॉजी कर ले, फिर आप मैथ करें। जी जी, मैथ को बाद में करें। और इस तरीके से आपके हिंदी 20 मिनट में हो जानी चाहिए सर, 30 क्वेश्चन 20 मिनट, और ऐसे ही आपकी सेकंड लैंग्वेज में 20 मिनट, यानी जो आप यहाँ 10-10 मिनट जो बचा रहे हैं वो आपको साइकोलॉजी और मैथमेटिक्स जो आपका सब्जेक्ट होगा उस पर कंज्यूम करना पड़ेगा। इसलिए आप टाइम मैनेजमेंट बहुत बेहतर है। ध्यान रहे जब आपकी 10 मिनट बच जाएं या 5 मिनट बच जाएं तो ये सुनिश्चित कर ले कि आपका कितना पोर्शन रह रहा है, और उसमें आप लगातार, अगर आपके ज्यादा रह रहे हैं तो गोले काले कर दें, छोड़ना नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और मैं ये मानता हूं कि आप जब 10 तुक्के लगाते हैं उसमें से 3 तुक्के निश्चित रूप से सही होंगे, चाहे इतनी किस्मत खराब नहीं हो सकती, मैं ये मानता हूं। और हो सकता है कई बच्चे ऐसे लकी भी होते हैं जिनके 5 क्वेश्चन भी सही हो जाए सर।
बहुत अच्छी जानकारी दी सर आपने, और आपने विशेष फोकस ये रखा कि क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो विद्यार्थियों इस बात पे विशेष आप भी ध्यान रखें कि क्वेश्चन पेपर पूरा अपने को अटेम्प्ट करना है। सर मैं अब जो हमारा अगला बिंदु है उस पर आता हूँ, क्योंकि टाइम अब कम रह गया एग्ज़ाम का, और कहीं ना कहीं बच्चे टाइम मैनेजमेंट को लेकर या बड़े सिलेबस को लेकर कहीं ना कहीं स्ट्रेस में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। और आजकल एक पता नहीं क्यों बच्चे इसको ज़्यादा स्ट्रेस में लेके चलते हैं अपने करियर को। तो मैं चाहूँगा कि इसके संदर्भ में भी आप थोड़ा मार्गदर्शन करें कि बच्चे किस प्रकार से अपने स्ट्रेस को कम कर पाएँ और कैसे इस पेपर को हल करने में क्या क्या उनको स्ट्रेटजी अपनानी है, उसके बारे में थोड़ा और मार्गदर्शन करें। देखिए नरेंद्र जी, आज के टाइम में बच्चे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, और चूंकि उनके पास में टारगेट होता है, और सच भी है, बेरोजगारी का आलम भी ऐसा है। और चूंकि बच्चा एक बार पेपर देता है, पता नहीं कब पेपर आउट हो जाते हैं, कभी पेपर आउट हो जाता है, कभी परीक्षाएं रद्द हो जाती है, वैकेंसीज बहुत सारे प्रेशर होते हैं, फिर उसमें घर वालों का दबाव होता है। मैं प्यारे विद्यार्थियों से एक ही बात कहना चाहूँगा, ना तुम्हारे चाहने से कुछ होगा, ना मेरे चाहने से कुछ होगा, होगा वही जो मंजूर खुदा होगा। बहुत बढ़िया साथियों, आप अपना कर्म कीजिए, और आप जब कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से ऊपर वाला आपके उस टारगेट तक आपको पहुंचाने में 100% रूप से आप लक्ष्य तक आप पहुंचाने में वो मदद करेगा। और आप चूंकि देखो, जीत उन्हीं की होती है जो मेहनत करते हैं, कठोर परिश्रम करते हैं। साथियों, अब बात आई कि स्टेज की, और इसमें देखिए 3 बातें समझिए। हाँ, ये एक पात्रता परीक्षा है। जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनको 150 में से 90 नंबर चाहिए। जो EWS, SC, ST और OBC से बिलोंग करते हैं उन्हें 83 मार्क्स चाहिए। 82 पर भी पास है, बट आप 83, 55%। उसके बाद में अगर कोई आदमी एक्स-सर्विसमैन है या फिर परित्यक्ता, इट मीन्स तलाकशुदा कोई महिला है, या फिर, तो उनके लिए जो यहाँ पर टारगेट है वो केवल और केवल 75 मार्क्स गेन करना है, 50%, राइट। इसके अलावा कोई विकलांग है, दिव्यांग है, उनके लिए मात्र केवल और केवल 60 अंक लाने हैं, ओनली, यानी 40%, ठीक है। तो एक तो घबराना नहीं है। दूसरी बात, आपको ये स्पष्ट ध्यान रखना है, अगर कोई सिलेबस इतना लेंदी होता है सर, उसको कवर कर पाना मुश्किल होता है। कुछ ऐसे बिंदु हैं जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, उसको छोड़ दीजिए। क्योंकि आप कितने का छोड़ेंगे? 10 नंबर का छोड़ देंगे, 20 का छोड़ देंगे, ये मान के चलेंगे कि आप 140 का पेपर हो रहा है, हमें तो हमारे 82 नंबर गेन करने हैं, तो उसमें दबाव लेना नहीं है। अगर कोई चीज आपको परेशान कर रही है, आपको लग रहा है कि 10 दिन उस पर वेस्ट हो रहे हैं, फिर जाकर मैं एक क्वेश्चन, ऐसे पोर्शन ज्यादा पढ़ें जो ज्यादा नंबर के होते हैं। और इसके लिए आप ब्लूप्रिंट देख सकते हैं। अब से पहले, जैसे मैं कहता हूं, रीट L1 में ICT का कोई प्रश्न नहीं आएगा। अब नहीं आएगा, बच्चा उसको कंज्यूम कर रहा है, टाइम 5-5 दिन में वो पढ़ रहा है, जब प्रश्न नहीं आएगा। ऐसे बहुत से बिंदु हैं जिनसे कोई प्रश्न आने वाला नहीं है, ठीक है। तो जैसे एक प्रश्न, एक है वन, फॉरेस्ट, तो वहां पर्यावरण में फॉरेस्ट का कोई प्रश्न बनेगा ही नहीं सर। अब उसमें दिया हुआ है तो बच्चा उसको पढ़ेगा, बच्चा पढ़ता है तो फिर वो कंफ्यूजन की स्थिति में होता है। वो पोर्शन पढ़े जो, और मैं फिर भी आपसे कहना चाहता हूं, अगर इस संबंध में भी आपकी क्वेरीज है तो आप कमेंट करें, आपके कमेंट का हम जवाब देंगे कि कौन कौन से टॉपिक हम ज़्यादा पढ़ें। और आप भी अपने स्टूडियो से, जब ऐसा हो बच्चे, तो आप जब भी कोई प्रश्न आए तो आप ज़रूर उसको डिलीवर करें, उनका हम जवाब देंगे। जी सर। बिल्कुल सर, बहुत ही सरलतम तरीके से और बहुत ही विस्तार पूर्वक आज आपने हमारे विद्यार्थियों को समझाया। और मैं आशा करता हूं कि विद्यार्थियों, आपके मन में जितनी भी शंकाएं, जिज्ञासाएं, जितने भी प्रश्न थे, उनका जवाब आपको मिला होगा। सर ने बहुत सरल तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है कि हमको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। बार बार सर का फोकस एक ही बात पे था कि ये एक पात्रता परीक्षा है और अपने को इसमें केवल पात्रता वाले अंक अर्जित करने हैं, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और सर ने अपने को बताया कि किस प्रकार से जो 5वां ऑप्शन आया है उसके साथ हमको ज़्यादा तनाव नहीं लेना, अपने को उसको छेड़ना ही नहीं है। तो सर, मैं उम्मीद करता हूं कि बालकों के लिए आज का ये जो अपना सेशन रहा है बहुत ही उपयोगी रहा है, बहुत ही ज्ञानप्रद रहा है। अंत में मैं चाहूँगा कि आप 2 लाइन में कोई मैसेज बच्चों के लिए कोई देना चाहें तो वो दें।
सर मैं तो इतना सा कहने आता हूँ, मेरी एक टैगलाइन भी है, लाइफ इज स्ट्रगल बट कीप स्माइलिंग ऑलवेज। जीवन संघर्ष का नाम है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और अपने काम करते रहिए। दुनिया क्या कहती है, कौन क्या कहता है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, बट ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने साथ इंसाफ करते हैं, न्याय करते हैं और अपने भविष्य के लिए, अपने भविष्य को सही बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए मेहनत करते हैं और मेहनत का कोई विकल्प नहीं है सर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे स्टूडियो में पधारे, और इसके लिए हम और हमारे जो रीट के एग्ज़ाम देने वाले अभ्यर्थी हैं जो कि ये वीडियो देख रहे हैं, हम सभी आपके बहुत बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। जय हिंद।